अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो रासायनिक अभिक्रिया है, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। उसको पढ़ने से पहले हमको धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में जानना है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। यानी धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर मेटल्स को लिया गया है। सबसे पहले आपका सोडियम जिसका सिंबल के है, उसके बाद पोटेशियम उसका सिंबल के है, सोडियम उसका सिंबल Na है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद टिन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम। यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे जो ऊपर है, यानी सबसे ऊपर है, अगर इसको हम बोले हैं ये इसका बढ़ता क्रम है, नीचे से ऊपर बढ़ता जा रहा है। और इधर से अगर लें तो ये इसका घटता क्रम है, यानी सबसे नीचे सबसे कम सक्रिय प्लेटिनम है, ठीक है, ऊपर से नीचे ले तो। और नीचे से ऊपर जाए तो सबसे ज्यादा सक्रिय जो है, एक्टिव है, वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम और कैल्शियम है। ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये जल के साथ और अम्ल के साथ ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद आइए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये जल के साथ धीमी अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया करते हैं। जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड यानी सीसा ये अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया करते हैं। और हाइड्रोजन से भी कम अभिक्रियाशील क्या है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम, यानी ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अब इसके बिना पर हम एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया जानेंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इस धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो है इसको आपको याद रखना है और इसमें देख लेना है कि कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है, ठीक है। इसी के बेस पर हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया उसको बोलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो अभी मैंने इससे पहले बताया है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के विलयन में से उसे विस्थापित कर लेता है और उसकी जगह पर वह स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे आप देखिए जिंक सॉलिड फॉर्म में है H2SO4, ये जो H2SO4 है आपको एक्वस फॉर्म में है, यानी विलयन है। तो जिंक का जो दाना है जैसे हम इसमें डालेंगे ये क्या करेगा, जिंक जो है, जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। आप सक्रियता श्रेणी देख लीजिएगा, जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, अब उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी ZnSO4 का विलयन बना लिया ये, अब प्लस हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, ठीक है। यानी उसी तरह अगर दूसरा भी हम देखेंगे, किसी अन्य का भी देखेंगे, तो अधिक अभिक्रियाशील वाला जो है अपने से कम अभिक्रियाशील वाले को क्या करता है, विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और उसे विस्थापित करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील जिंक था इसलिए उसका स्थान ग्रहण कर लिया। जैसे मान लीजिए कि अगर हम जिंक मेटल का अगर हम करें, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये एक्वस फॉर्म में है, जिंक आपका सॉलिड है,
यहाँ पर भी देखिए कि जिंक जो है, आप देखिएगा सक्रियता श्रेणी में कॉपर से क्या है, ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा, उसकी जगह पर आ जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी विस्थापित कर देगा। यानी वैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से उसे विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो यौगिक होते हैं वो अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अपने आयन का आदान प्रदान करता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला हमने एग्जाम्पल पहले से लिख दिया है कि टाइम कम लगे। सोडियम सल्फेट, ये विलयन है, ठीक है, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो इसका आयन क्लोरीन सोडियम में चला जा रहा है और इसका आयन जो है सल्फेट बेरियम के साथ, तो बन रहा है आपका बेरियम सल्फेट, जो कि एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेप जस्ट लाइक टू सॉलिड होता है, दही की तरह सॉलिड होता है, तो नीचे बैठ जाता है। और सोडियम क्लोराइड बनता है, वो एक विलयन है। उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट का हम विलयन ले रहे हैं और सोडियम क्लोराइड का, तो क्लोरीन जो है Ag के साथ और नाइट्रेट के साथ Na मिल जा रहा है, तो सिल्वर के साथ क्लोरीन मिलता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड बनता है। और नाइट्रेट जो है सोडियम के साथ मिल जाता है, यानी संयोजित हो जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। शुरू में मैंने बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अवक्षेप का ही बनता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या है, एक ठोस की तरह होता है, सॉलिड की तरह, दही की तरह जमा हुआ और नीचे बैठ जाता है विलयन में, ठीक है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी मैंने जैसे अभी लिखा था आयन वाला Na2SO4, ये आपका एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में है। अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है बेरियम सल्फेट, जो कि अवक्षेप बनेगा। ये एरो डाउन दिखाना है हमको, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। उसी तरह लेड नाइट्रेट, ये एक्वस है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो आपका अवक्षेप बनेगा लेड आयोडाइड, जो कि ये सॉलिड है आपका, ठीक है। और इधर बनेगा KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा। यहाँ 2 लगा देंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ की रासायनिक समीकरण आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है, यानी दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। तो अब आपने देखा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है, तो उसको हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, तो ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अगर योग होता है तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है। उसी तरह से कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। यानी जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये सवाल भी पूछेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी किसी पदार्थ में जो ऑक्सीजन जुटता है उसी पदार्थ को हम लोग, ये तो हो गया ऑक्सीजन के। अब आ जाइए, मैंने बोला कि या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होता हो तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का क्लोरीन से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर HCl बनेगा और सल्फर अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। इसमें से हाइड्रोजन क्या, यानी यहाँ पर H2S यानी क्या बताया कि किसी में ऑक्सीजन का जुट जाना या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का निकल जाना, वही उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, अब सल्फर अलग हो गया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन निकल जाता है, तो उसे हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। ये ठीक उपचयन के उल्टा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो किसी में हाइड्रोजन जुट रहा है या किसी से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यानी हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का ह्रास। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता हो और या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो तो उसे हम अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + Cl2, यहाँ पर आपका बनेगा HCl। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अवकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। उसी तरह हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आयोडीन का क्या हो रहा है, अपचयन या अवकरण हो रहा है, क्योंकि आयोडीन में हाइड्रोजन जुट रहा है। ये तो हो गया हाइड्रोजन का योग, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन या अवकरण। या किसी पदार्थ से, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो जिंक अलग हो जाएगा प्लस CO। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है, यानी इससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना भी अपचयन या अवकरण कहलाता है, या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुट जाना भी अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर हुआ। ये मैंने बीच में बताया भी था, लेकिन अलग से भी जान लीजिए कि अलग से आएगा तो क्या कहेगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर अभिक्रिया होती है तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं, इसमें हीट करने का मतलब क्या होगा, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तब हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई। उसी तरह जिंक कार्बोनेट को भी हम ऊष्मा देते हैं तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा देते हैं तो अभिक्रिया होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषण। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। उसी तरह जिंक कार्बोनेट को भी हम ऊष्मा दे रहे हैं यानी हीट दे रहे हैं, तो हमें मिल रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। 9 नंबर जो होता है हमारा, इसी के साथ हम ये भी बता दें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे बोलते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है ऊर्जा के फॉर्म में, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो अब जैसे आप ये कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना है, जब ये कली चूना को आप जल में डालिएगा तो पहले बॉयल उत्पन्न होगा, वहां पर खोलने लगेगा, और सावधानी पूर्वक उसका जिस पॉट में है अपने आंख को बचाकर सावधानी पूर्वक हाथ से टच करिएगा तो आपको गर्म का, तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, हम लोग के साथ हम लोग का जो भोजन का डिकम्पोजिशन होता है, यानी हमारा फूड जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6, और ऑक्सीजन हमको मिलता है, ऑक्सीजन जाता है हमारे किससे, हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो जब इससे रिएक्शन करता है, इसे डिकम्पोज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ऊष्मा उत्पन्न होता है एनर्जी की, जिसको एटीपी हम लोग बोलते हैं। यही ऊष्मा जो है हमको ऊर्जा के रूप में मिलता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। यह नाम से पकड़िए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन या अवकरण, ऑक्सीडेशन उपचयन या ऑक्सीकरण। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों साथ साथ होता है, उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और इसका हाइड्रोजन से जब हम रिएक्शन कराते हैं, यहां पर आप देखिए Cu प्लस H2O, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से O का ह्रास हो गया यानी हट गया, इसका हो गया आपका अपचयन, ये हो गया अपचयन, यानी ह्रास होता है ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से, उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन या अवकरण। वहीं पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन में जाकर योग, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, योग हो जा रहा है यहाँ, तो अब ये योग हुआ तो यहाँ पर हो गया उपचयन। क्लियर। उसी तरह इससे पहले हम जो लिखे थे आपको, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इससे रिएक्शन हमारा कर रहा है, तो आपका जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, यहाँ पर ये हो गया उपचयन। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों साथ साथ हो, यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हमको दो चीज और इसमें पढ़ना है, इसके अलावा दो टॉपिक और पढ़ना है, एक पढ़ना है ऑक्सीकारक, एक पढ़ना है अकारक। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है
संचारण और विकृत गंधिता, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा।